हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी है जो गुलामी के दौर में अंग्रेजों की साजिशों के खिलाफ एशिया का पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतकर अपने देश में ले आया। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर एक वैज्ञानिक का दिमाग कैसे काम करता है और कैसे बिना संसाधनों के एक भारतवासी पूरी दुनिया के बड़े बड़े फिजिसिस्ट के बीच में अपनी योग्यता का लोहा मनवा देता है। ये कहानी है सीवी रमन की, सर सीवी रमन की। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सर सीवी रमन 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्म लेते हैं। रमन साहब के पिताजी एक लोकल हाई स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स के टीचर थे, तो बेसिक एजुकेशन की शुरुआत घर में ही हुई। भाई साहब, इसके बाद जो इनके तेज दिमाग ने रफ्तार पकड़ी उसने अच्छे अच्छों को हैरान कर दिया। 11 साल की उम्र में 10वीं, 13 साल की उम्र में 12वीं और 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन पूरी कर ली, जिसमें फिजिक्स में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। फिर 18 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी हाईएस्ट मार्क्स से, इन्होंने विज्ञान की दुनिया में आगे काम करने के बारे में सोचा। लेकिन अब शुरू होता है परेशानियों का दौर। अपनी पढ़ाई के दौरान यानी 18 साल की उम्र में रमन साहब को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों को विज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये रहा उसका उदाहरण। ये है प्रोफेसर जोन्स यानी फिरंगी प्रोफेसर। अब क्योंकि रमन साहब लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे, तो प्रोफेसर जोन्स उनके पास आए और पूछा, रमन तुम क्या काम कर रहे हो? रमन साहब कहते हैं, सर मैं सरफेस टेंशन को मेजर करने का एक नया तरीका ढूंढ रहा हूँ। प्रोफेसर कहते हैं, नया तरीका? उसकी क्या जरूरत है? सरफेस टेंशन को मेजर करने का तरीका तो पहले ही ढूंढा जा चुका है। रमन साहब कहते हैं, सर पुराने तरीके में कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उन दिक्कतों को दूर करके एक नया तरीका बनाया जाए। अब ये सुनकर प्रोफेसर जोन्स हंसते हुए चले जाते हैं। तभी रमन साहब उन्हें कहते हैं कि सर मैंने आपको एक पेपर लिख के दिया था जिसमें मैंने अपनी रिसर्च में कुछ चीजें खोजी हैं, उसका क्या हुआ सर? क्या आपने वो पढ़ा? भाई साहब, प्रोफेसर जोन्स को तो ये भी ना पता था कि उन्होंने रमन साहब से कोई पेपर लिया भी है या रिसीव भी किया है। फिर रमन साहब ने याद दिलाया, फिरंगी बुद्धि है ना, इंडियंस को इतनी वैल्यू कहाँ देते थे उस टाइम पे। और याद आने पर प्रोफेसर साहब का जवाब आया कि रमन वो कुछ नहीं है, बेकार है, इट इज ऑफ नो यूज, ये फालतू की चीज है, वहाँ समय ना गवाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो और ये रिसर्च का चक्कर छोड़ो, ये सब टाइम वेस्ट है। रमन साहब का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, ये क्या भेदभाव है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई साहब, इसके बाद सीवी रमन जी ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ये तो उस जमाने की बात थी जब हम गुलाम थे। इतनी हिम्मत तो लोग आज भी नहीं करते। अब इससे पहले कि उन्होंने क्या किया मैं आपको ये बताऊं, जरा पहले समस्या समझो। आखिर समस्या क्या है? समस्या थी ये कि भारत में एक भी साइंटिफिक जर्नल नहीं था। अब ये जर्नल क्या चीज है? तो देखो जी, जब कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है तो वो रिसर्च पेपर ऐसे लोगों के द्वारा पढ़ा और वेरीफाई किया जाता है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और अगर पेपर में दी गई रिसर्च सही है, वेरीफाई हो जाती है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने उस रिसर्च को रखा जाता है। और ये चीज जहाँ छपती है उसे जर्नल कहते हैं। यानी अगर किसी वैज्ञानिक को ख्याति प्राप्त करनी है, दुनिया के सामने अपने रिसर्च को लाना है, तो अपनी रिसर्च को जर्नल में पब्लिश कराना ही पड़ेगा। अब क्योंकि भारत का अपना कोई जर्नल नहीं था, तो सीवी रमन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो विदेश में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कराएं। लेकिन उनके प्रोफेसर एक भारतीय होने की वजह से उनकी रिसर्च को बाहर जाने ही नहीं देंगे। ये थी वो समस्या। भारत के पास अपना जर्नल था नहीं और विदेश में प्रोफेसर जाने देते नहीं, तो सीवी रमन आगे कैसे बढ़े? अब देखो, यही समस्या आज के समय जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी फेस करते हैं। सवाल पूछते हैं, टीचर उन्हें डांटते हैं और डांट सुन के वो अपने सवालों को अपने अंदर ही दबा देते हैं। जबकि किसी चीज को सीखने के लिए आज का समय तो पहले से बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सीवी रमन ने बिना अपने प्रोफेसर को बताए 18 साल की उम्र में ब्रिटिश जर्नल यानी फिलोसॉफिकल मैगजीन में अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिया। पेपर में दम था तो पब्लिश होने में जरा भी परेशानी नहीं आई। और इस पेपर को पब्लिश होने के अगले ही साल वो जो सरफेस टेंशन वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, वो, हाँ जी, उसके ऊपर एक और रिसर्च पेपर पब्लिश करा दिया। भाई साहब, 18-19 साल की उम्र में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करा के इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि कैसे गरीब देश से बिना संसाधनों के एक लड़का विज्ञान की दुनिया में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब क्योंकि सरफेस टेंशन, वाइब्रेशन, साउंड, ये सारी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है लॉर्ड रेले की। और याद रखिएगा, अब रमन साहब इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसे पूरी दुनिया मानती थी, उसी का चैप्टर निपटाने वाले हैं और उसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलेगा। अब लॉर्ड रेले को ये बात नहीं मालूम थी कि रमन प्रोफेसर नहीं है बल्कि स्टूडेंट है। लेकिन वो रमन को लेटर लिखते हैं एप्रिसिएशन का, तारीफों का, कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से भारत सरकार ने लॉर्ड रेले के द्वारा रमन साहब को मिले हुए लेटर्स को शायद संभाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर रमन साहब को एक चीज क्लियर हो गई कि अगर उन्हें हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, विज्ञान की दुनिया में कुछ करना है, तो वो सिस्टम से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका नाम थोड़ा थोड़ा फेमस हो चुका
था। तो जो भी वो रिसर्च करेंगे, फिरंगी वैज्ञानिक प्रोफेसर उस रिसर्च को अपने नाम से प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। तो सीवी रमन ने सोचा कि अगर मैं सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता तो क्यों ना सिस्टम का ही हिस्सा बन जाऊं। अब रमन साहब ने फाइनेंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और उसे टॉप कर दिया और उन्हें असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट कर दिया गया, जो आज तक एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो इस पोस्ट पर काम करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। रमन साहब की पोस्टिंग कलकत्ता में हो जाती है। अब क्योंकि रमन साहब कलकत्ता पहुंच गए तो अब बारी थी कि वो अपनी रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाएं। और क्योंकि उस समय कलकत्ता भारत की इकोनॉमिक कैपिटल थी तो वहाँ पर संसाधनों की भी कमी नहीं थी। अब रमन साहब को अपनी रिसर्च करने के लिए एक लैब की जरूरत थी, जिसे वो ढूंढते हैं और किस्मत से उन्हें मिलती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और जैसे ही रमन साहब लैब को हैंडल करने वालों को ये बात बताते हैं कि वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आना चाहते हैं, उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि 30 साल में पहली बार कोई इस रिसर्च लैब में रिसर्च करने के लिए आ रहा था। जब रमन साहब को ये बात पता लगती है कि 30 साल से यहाँ पर रिसर्च करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस आवर्स को खत्म करने के बाद रोज यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आऊंगा और छुट्टी वाले दिन पूरे दिन यहीं पे रहूंगा। इस लैब का निर्माण महेंद्र लाल सरकार ने, जो कि एक पक्के देशभक्त राष्ट्रवादी थे, बच्चों के बीच में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किया था। लेकिन विज्ञान कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था। चलो एक मजे की बात और बताता हूँ। उस जमाने में अगर आप किसी रिसर्च लैब में रिसर्च करने के लिए जाते थे तो वो रिसर्च लैब आपको आपकी रिसर्च के बदले में पैसे भी देती थी। यानी एक तो प्रयोग करने के लिए मिलेंगे और उल्टा उन प्रयोगों के बदले में पैसे भी मिलेंगे। लेकिन इस रिसर्च लैब के फंड इतने लो थे कि इन्होंने सीवी रमन साहब से ये कहा कि वो इन्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, जिसे मुस्कुराते हुए रमन साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर रिसर्च पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे विज्ञान जगत में मेरे देश का नाम भी इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाए, यानी वन मैन आर्मी ऑन अ मिशन। सीवी रमन ने सोचा कि वो अकूस्टिक्स, सीधी भाषा में बोलूं तो भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हें बजाने वाले प्राचीन भारतीय संगीतकारों के ऊपर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे और ये साबित करेंगे कि भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी नॉलेज और प्रिसीशन के साथ डिजाइन किया गया था। वो हार्मोनिक्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। सीवी रमन ने ये पाया कि जो वेस्टर्न साइंस कहता है कि कुछ ओवरटोन ऐसी होती हैं जिन्हें प्रोड्यूस करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर सकता, वो चीज गलत है। क्योंकि भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वीणा, माँ सरस्वती के हाथ में जो है, वो ऐसी ही ओवरटोन प्रोड्यूस करता है जिन्हें वेस्टर्न साइंस इम्पॉसिबल मानता है। अब इस चीज से ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले जो हाथ थे, जिन लोगों का दिमाग था, वो कितना एडवांस था। उस जमाने में भी उन्हें इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी। ये चीजें तुक्के से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि तुक्का एक दो बार लगता है, हर बार नहीं लग सकता। और कमाल की बात ये है कि रमन साहब ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस से उसके बनने के 30 साल बाद पहला रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। अब देखिए, ओवरटोन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पिच, एम्पलीट्यूड और फेज के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। रमन साहब के बारे में सुनो, आपको गर्व महसूस होगा। अब रमन साहब हो चुके थे फेमस, नाम चारों तरफ फैल रहा था, चारों तरफ चर्चे हो रहे थे। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आशुतोष मुखर्जी शायद उस समय चांसलर थे। नहीं, चांसलर नहीं थे, मैंने अभी भी इंटरनेट पे चेक किया, वाइस चांसलर थे। तो जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी ने रमन साहब से कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बनने के लिए रिक्वेस्ट करी, जिसे रमन साहब ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो फिरंगी प्रोफेसर थे वो रमन साहब के अपॉइंटमेंट के सख्त खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि सीवी रमन के पास पीएचडी डिग्री नहीं है और ना ही वो कभी फॉरेन गए हैं, ना ही उन्होंने फॉरेन से पढ़ाई करी है। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए या तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने फॉरेन से पढ़ाई करी होनी चाहिए, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी। भैया, अंग्रेजों का शासन था, उनके नियम, उनके कानून तो मानने तो पड़ते ही। अब आशुतोष मुखर्जी ने अपना दिमाग दौड़ाया और एक रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि यार, ऐसे तो अंग्रेज हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, कुछ करना पड़ेगा। ना तो ये पढ़ाते हैं और ना हमें पढ़ने देते हैं, बस हमें अपने जूते के नीचे दबाकर रखना चाहते हैं। इस तरह से तो देश में विज्ञान का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। अब ये क्या चीज है? देखिए, कुछ लोग अपने फील्ड में इतना बड़ा काम कर देते हैं कि उनके सम्मान में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है। इसी तरह से रमन साहब को भी मिल गई और अब उन्हें लैब में पहले से ज्यादा समय व्यतीत करने का मौका मिला। एक और कमाल की बात सुनो, आशुतोष मुखर्जी की पहली चॉइस रमन साहब नहीं थे।
बल्कि जगदीश चंद्र बोस थे, जिन्होंने मना कर दिया कि वो कॉलेज में आकर प्रोफेसर नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी खुद की लैब में ही रिसर्च करेंगे। और उनके बाद दूसरी चॉइस थे रमन साहब, जो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब रमन साहब के पास लैब भी थी, किताबें भी थी और समय भी था, यानी बजने वाला है विज्ञान की दुनिया में भारत का डंका। कहानी लंबी है, इसलिए 2 भाग में आएगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि रमन साहब के दिमाग में वो आइडिया कैसे आया जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने उसे कैसे सोचा, कैसे सुलझाया, कैसे समझाया, कैसे साबित किया और कैसे फिरंगियों की रिसर्च का चैप्टर निपटाया। जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।